स्वागत है आप सभी का COA की लेक्चर सीरीज़ में, जहां हम पढ़ने वाले यूनिट 3 कंट्रोल यूनिट। तो शुरू करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट में हम जानेंगे कि इंस्ट्रक्शंस कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या मोड होना चाहिए, तो वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन एक ऐसा कमांड है जो कंप्यूटर को हम देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक डेटा इंस्ट्रक्शंस, किसी डेटा को देने के लिए या लेने के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, जिसमें हम ऑपरेशंस के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल करने के लिए, जिसमें 3 टाइप की रेफरेंसिंग होती हैं जो हम बेसिकली इस यूनिट में कवर कर रहे होंगे। अब जैसा कि हम कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस इस पर रहेगा। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं। मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट रेफरेंस। तो हमारा मेन फोकस इस पर रहेगा। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं। मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट रेफरेंस। तो मेमोरी रेफरेंस में जो ऑपरेंड है वो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस होगा। ऑपरेंड का मतलब जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होगा? मेमोरी के एड्रेस पे, उसको ये स्टोर करेगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट इस तरीके का होता है जहाँ पर 12 बिट्स मेमोरी के एड्रेस को स्टोर कर रहे होंगे एक ऑपरेंड की तरह। जो 3 बिट्स होंगी 12 से 14 तक वो ऑप कोड को स्टोर कर रही होंगी। ऑप कोड में जो कोड होगा वो ऑपरेशन का कोड होगा कि किस टाइप का ऑपरेशन होना है। और लास्ट की 1 बिट बताएगी कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होनी है या फिर डायरेक्ट एड्रेसिंग होनी है। 0 डायरेक्ट के लिए और 1 इनडायरेक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है रजिस्टर रेफरेंस। रजिस्टर रेफरेंस में हम रजिस्टर का ऑपरेशन स्टोर करेंगे यहाँ, और ऑप कोड यहाँ स्टोर होगा। ये फिक्स होता है 111 रजिस्टर और रेफरेंस का ऑप कोड है। और यहाँ पे जो एड्रेसिंग है वो डायरेक्ट होती है, सीधे यहाँ पे 0 है। ओके, ये पूरा 16 बिट का है, ये भी 16 बिट का है, सारे 16 बिट्स के हैं। ओके, इनपुट आउटपुट रेफरेंस। इनपुट आउटपुट रेफरेंस में वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे जो कंप्यूटर और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में काम करते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि हम, यानी कि जो भी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर आ रहा होगा, तो उसके बीच के जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो यहाँ स्टोर होंगे। एंड उसका ऑप कोड ये 111 है, सेम इसकी तरह। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये 1 होता है, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होती है। इस केस में ये डायरेक्ट था। सो ये डिफरेंस है तीनों में। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की जनरली 3 फील्ड्स होती हैं। कहीं कहीं बुक्स में आपको 4 देखने को मिलेगी, तो हमें मेन 3 ही पढ़नी है। पहला ऑपरेशन फील्ड। ऑपरेशन फील्ड में क्या ऑपरेशन हो रहा है वो स्टोर होगा। एड्रेस फील्ड में एड्रेस स्टोर होगा। और मोड फील्ड में स्टोर होगा वो मोड 0 या 1 जो बताएगा कि ऑपरेंड को कैसे फेच करना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लास्ट यूनिट में हमने 3 ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी, जिसमें सिंगल एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर का स्टोर होता है, जनरल रजिस्टर्स में मल्टीपल रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में स्टैक यूज़ होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर नंबर ऑफ एड्रेसेस के 4 पार्ट्स हैं, यानी कि 4 टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं। 0 एड्रेसिंग, 2 एड्रेसिंग, 1 एड्रेसिंग एंड 3 एड्रेसिंग। ये मैं ऑलरेडी यूनिट 1 में कवर कर चुकी हूँ, तो इसको वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो कि 22-23 में 2 मार्क्स में पूछा गया था, और 23-24 यानी लेटेस्ट वाले में लॉन्ग मार्क्स में पूछा गया था, तो इसको करना ही करना है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? कोई भी इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर परफॉर्म करता है तो उसको परफॉर्म करने के लिए वो कुछ स्टेप्स के थ्रू होकर जाता है, तो उन स्टेप्स के सीक्वेंस को ही हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। यहाँ पे साइकिल को 4 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, दूसरा डिकोड करना उसको, फिर इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। अब इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो सिंपल स्टेप्स को हमें लिख देना है, एंड ये पार्ट लिख देना है, यानी कि सारे स्टेप्स को डिफाइन कर देना है और छोटा सा साइकिल बता देना है। इन केस अगर ये बड़े आंसर मीन्स ज़्यादा नंबर्स में आता है तो उसके लिए यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। तो पहला स्टेप होता है फेच इंस्ट्रक्शन। जो भी
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होता है। तो जब भी फेच साइकिल शुरू होगी तो जो भी इंस्ट्रक्शन आने वाला होगा वो कहाँ पर होगा, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। अब उसे इंस्ट्रक्शन मिल गया, अब उस इंस्ट्रक्शन को वो एग्जामाइन करेगा, देखेगा कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसके ऑप कोड को पहले चेक करेगा कि क्या होना चाहिए। ओके, और डिकोडर का काम होता है कि एक यूनिक आउटपुट लाइन सेलेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट, रीड इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम मेमोरी। अब ये केस कब होगा, जब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो रही है। डायरेक्ट में हमें ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है तो हमें ये स्टेप परफॉर्म करना ही करना है। उसे इफेक्टिव एड्रेस पर जाकर ऑपरेंड को फेच करना है। फिर अब हमारा सारा काम हो गया, अब हमें सिंपल एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो ये एग्जीक्यूट करेगा ALU। ओके, जो डिकोडर आउटपुट लाइन है वो सिलेक्ट करेगी क्या माइक्रो कोड होना चाहिए इंस्ट्रक्शन के लिए। माइक्रो कोड ऑप कोड का भी स्मॉलेस्ट वर्जन है। ओके, अब जो हमने यहाँ स्टेप पढ़े थे इनको हम इस मेन साइकिल के थ्रू देख लेते हैं, यानी फ्लो चार्ट। यहाँ पर T0, T1, T2, T3 ये सारे टाइमिंग सिग्नल्स हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा वो जाएगा किसके पास, एड्रेस रजिस्टर के पास। अब उस एड्रेस रजिस्टर में जो भी एड्रेस है वो जाएगा मेमोरी के पास। उस मेमोरी पे जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा वो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, और एक प्रोग्राम काउंटर कम हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसमें आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये उस ऑपरेशन को डिकोड करेगा जो भी IR में होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी 0 से लेकर 11 यानी जो 12 बिट्स होंगी वो AR में जाएंगी। ओके, देन जो भी IR होगा उसकी वैल्यू I में जाएगी। अब वो चेक करेगा, जितने भी रजिस्टर्स होंगे ये सब चेक करेंगे, यानी कि जो D7 हमने जो ALU में पढ़े थे वो सारे चेक करेंगे कि क्या होना है। अगर आउटपुट 0 आया तो मेमोरी रेफरेंसिंग होगी, अगर आउटपुट 1 आया तो रजिस्टर रेफरेंसिंग होगी या फिर इनपुट आउटपुट। ओके, अब इस वाले में चेक करेगा अगर रजिस्टर हुआ या फिर इनपुट आउटपुट हुआ, तो इसमें दो कंडीशंस हैं, या तो रजिस्टर होगा या फिर इनपुट आउटपुट रेफरेंसिंग होगी। अगर 1 हुई, जैसे कि पहले पढ़ा था हमने, तो हम इनपुट आउटपुट वाला एग्जीक्यूशन करेंगे। अगर ये 0 हो गया तो रजिस्टर वाला करेंगे। ओके, फिर अगर ये वाला केस होता है तो हम चेक करेंगे कि I की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे मेमोरी रेफरेंसिंग तो 0 या 1 कुछ भी हो सकती है। अगर 0 हुई तो सिंपल कुछ नहीं, एग्जीक्यूट हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। अगर 1 हुई तो ये पहले जाएगा उस मेमोरी पे, उसको रीड करेगा, एड्रेस रजिस्टर में डालेगा और फिर आगे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। अब जैसे ही टास्क परफॉर्म जाएगा फिर से यहाँ जाएगा और फिर से प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा और फिर से ये साइकिल होती रहेगी। जो रजिस्टर, इनपुट आउटपुट और मेमोरी रेफरेंसिंग है ये सारे पुराने के बेसिस में जो हमने यहाँ पढ़े थे इन तीनों के ऊपर। अब कंट्रोल यूनिट हम पढ़ तो रहे हैं। अब कंट्रोल यूनिट के दो काम हैं, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना और कंट्रोल इनपुट्स को प्रोवाइड करना। कंट्रोल इनपुट किस किस के लिए होगी, एक तो जो हमने कॉमन बस पढ़ी थी मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू, उसके लिए कंट्रोल इनपुट आएगा। जो भी CPU के अंदर रजिस्टर्स हैं यानी प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स हैं उनमें इनपुट के लिए, और एक्यूमुलेटर के अंदर जो छोटे छोटे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं यानी कि माइक्रो ऑपरेशंस, उनके लिए भी कंट्रोल इनपुट्स यही देगा। तो ये काम है कंट्रोल यूनिट का। अब कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। जो 16 बिट का IR है उसमें से 11 बिट में से कोई एक बिट यहाँ जाएगी। देन इन तीनों को ये डिकोडर से कनेक्ट किया गया है 3x8 डिकोडर से, जिसमें काफ़ी सारी D0 से लेकर D7 तक लाइंस है, डिकोडर लाइंस है जो चेक करेंगी कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर I फ्लिप फ्लॉप क्या करेगी, इनडायरेक्ट बिट को रखेगी। अगर 1 आता है तो चेक करेगी, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करेगी, और 0 आता है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी यहाँ पे। तो ये कनेक्टेड होगा इससे। फिर ये रिस्पॉन्सिबल होगा टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे क्लॉक से सिंक्रनाइज्ड है, इंक्रीमेंट क्लियर ये होंगे कि प्रोग्राम का एक स्टेप इंक्रीमेंट होना है या फिर उसको क्लियर करना है, तो वो काम ये वाला डिकोडर करेगा। और यहाँ से टाइमिंग सिग्नल्स यहाँ जा रहे होंगे और ये लॉजिक गेट्स परफॉर्म करेंगे कि क्या हमें आउटपुट में देना है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑपरेशंस। अब जैसे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ़ साइकिल्स से गुजरना पड़ता है, उन साइकिल्स के भी छोटे छोटे और ऑपरेशंस होते हैं। उन्हीं ऑपरेशंस को हम माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं।
माइक्रो ऑपरेशंस में क्या क्या आता है, रजिस्टर, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के बीच ट्रांसफ़र होना, या फिर एक रजिस्टर से एक एक्सटर्नल बस के बीच ट्रांसफ़र होना, या फिर एक सिंपल ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ये सारे आते हैं माइक्रो ऑपरेशंस के अंदर। ओके, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है, तो इसके भी हमने अलग अलग साइकिल्स कर दिए हैं, जिसमें ये वाली साइकिल कुछ और टास्क कर रही होगी, ये साइकिल कुछ और टास्क कर रही होगी, ये और ये कुछ और। अब ये साइकिल्स भी फर्दर डिवाइडेड हैं 4 स्टेप्स में जो हमने पढ़े थे। फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट, इंटरप्ट, ये आउटपुट इनपुट के लिए होता है। ये नेक्स्ट यूनिट्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर इन स्टेप्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया माइक्रो ऑपरेशंस पे। तो इस तरीके से ये चेन चलती रहती है। मीन्स हमने एक काम को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है जिससे काम आसान हो जाए। ओके, फिर माइक्रो ऑपरेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, रजिस्टर के बीच में ट्रांसफ़र, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस और शिफ्ट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा बाय चांस अगर पूछता है तो ये यू कैन मेंशन इट। अब एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अभी तक तो हमने सारे ऊपर ऊपर से स्टेप्स देख लिए, लेकिन डिटेल में हम जानेंगे कि कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है सिंपल एडिशन इंस्ट्रक्शन का। हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऐड M_R1, यानी कि जो भी कंटेंट M का है वो हमें R1 में ऐड करना है। ओके, तो इसके 4 स्टेप्स होंगे, वही फेच करना इंस्ट्रक्शन को, ऑपरेंड को फेच करना, परफॉर्म करना और रिजल्ट को R1 में लोड करना। तो जो भी कंटेंट ऑफ पीसी, सबसे पहले कंटेंट कहाँ जाएगा, पीसी में, तो वहाँ से कहाँ लोड होगा, MAR में। MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। वहाँ से ये रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ मुझे वो कंटेंट एक्सेप्ट कर लेने दो, यानी कि मुझे एक्सेस कर लेने दो। ठीक है, ये मेमोरी से कहेगा, लेकिन मेमोरी जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी तभी हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो जैसे ही मेमोरी ने हमें कह दिया कि येस यू कैन रीड, तो हम उसको रीड कर लेंगे, जो वर्ड है वो वहाँ से उसको फेच कर लेगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर देगा। इसके बाद जो भी कंटेंट मेमोरी का है वो रेड हो जाएगा। ट्रांसफ़र करने के बाद वो रीड कर लेगा। उसको रीड करने का मतलब क्या होता है, मेमोरी से बाहर जाना कंटेंट का, वो रीड होता है। ओके, अब जो भी कंटेंट R1 में है वो ALU में जाएगा। ठीक है, हमने अब सारा डेटा ALU में ले लिया। ठीक है, अब एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे ही एडिशन परफॉर्म हो जाएगा वो रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा और वो रिज़ल्ट कहाँ जाएगा, R1 के अंदर, और हमारा एग्जीक्यूशन यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन परफॉर्म हो रहा है। प्रोग्राम कंट्रोल का काम होता है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो भी कंटेंट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या उसको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना चाहिए या नहीं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है और डिफरेंट प्रोग्राम की जो सेगमेंट्स हैं उसको भी ब्रांच कर देता है, जिससे जो भी प्रोग्राम है वो आसानी से हो जाता है। यानी कि उसको एक फ्लो में ना करना, बल्कि उसको डिफरेंट जैसे ये प्रोग्राम है उसको हमने टुकड़ों में तोड़ दिया, ये काम कोई और परफॉर्म कर रहा है, ये काम कोई और, ये काम कोई और, तो ऐसे करते करते टास्क जल्दी परफॉर्म हो जाता है। तो ये सब कंट्रोलिंग प्रोग्राम कंट्रोल करता है। प्रोग्राम कंट्रोलिंग के 3 टाइप्स हैं, कंपेयर इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस और कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। कंपेयर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें हमें ज़्यादातर कंपेयर की नीड होती है। तो ये क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा, लेकिन जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको स्टोर नहीं करेगा कहीं पे, बस फ्लैग्स को सेट कर देगा। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग फ्लैग्स को सेट कर देगा। फ्लैग्स 0 या 1 ही सेट होगा, वो रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग होगा। इसका एग्जाम्पल ये है, कंपेयर R1 एंड R2। ओके, अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, जो भी एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है उसको नई लोकेशन पे भेज देता है बिना किसी कंडीशन के। जैसे कि ये एक एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है और एक ये है। तो अब इसने क्या किया, पहले इसने जंप किया L2 पे, नेक्स्ट उसने क्या किया, उसने क्या कहा कि मूव R3 R1 एंड गो टू L2। तो अब इसने डायरेक्टली बिना किसी कंडीशन के इस स्टेप पे आ गया और उसकी पोजीशन चेंज कर दी। तो बिना किसी कंडीशन के ये वर्क करता है।
अब कंडीशनल वाला क्या करता है, ये कंडीशन के हिसाब से काम करता है, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन होगी तो ही कंटिन्यू करेगा और कंडीशन नहीं होगी तो कंटिन्यू करने की बजाय वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। ओके, अब इस कोड को समझते हैं। असेंबली कोड क्या है, BE R1 R2 L1, यानी कि BE का मतलब क्या है यहाँ पे, ब्रांच इफ इक्वल। अगर जो ब्रांच यानी कि अगर इक्वल होता है, वो ये बोल रहा है कि हमने जैसे R1 में और R2 में हमने कुछ वैल्यूज़ दी हैं, दोनों को चेक करना है, अगर दोनों सही हुई तब ये जाएगा किस पे, L1 पे, वरना नहीं जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ले लेगा। तो वही क्या है, हमने हाई लेवल कोड में इसको दिखा दिया है कि अगर X1 Y इक्वल होते हैं X और Y तो ये L1 में जाएगा। तो ये था कंडीशन के बेस पे। सब रूटीन्स क्या होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि इनमें खुद का सीक्वेंस होता है। ठीक है, जब कोई दूसरा प्रोग्राम हो रहा होगा, उसका टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, तो वो इस सब रूटीन को कॉल करेगा, ये अपना आकर काम करेगा। जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, ये कंट्रोलिंग जो है वो मेन प्रोग्राम जिसने इसको कॉल किया था उसको वापस देकर वापस चला जाएगा ये। ओके, एक एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कॉल एंड रिटर्न। कॉल एंड रिटर्न, जब भी कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है तो वो ऑपरेंड्स को कॉल करेगा, तो ऑपरेंड्स को कॉल करने लाने वाला काम मेन प्रोग्राम का नहीं होगा, ये सब रूटीन्स का काम होगा। सब रूटीन कॉल करेंगे और वैल्यू भी रिटर्न करके देंगे। ओके, फिर बाकी जो मेन काम है वो मेन इंस्ट्रक्शन करेगा। नेक्स्ट है हॉल्ट इंस्ट्रक्शंस। हॉल्ट इंस्ट्रक्शंस में दो आते हैं, हॉल्ट एंड नोप। नोप यानी कि नो ऑपरेशन, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा प्रोसेसर की स्टेट में सिवाय किसके, प्रोग्राम काउंटर को बढ़ाने का। ठीक है, ये सिंक्रनाइज करता है टाइमिंग के साथ। सिंक्रनाइज का मतलब साथ साथ चलना है, जिस हिसाब से टाइमिंग है CPU की, क्लॉक की, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम काउंटर को लाना है। ओके, हॉल्ट का काम क्या होता है, ये रोकना। हॉल्ट का मतलब होता है रोकना, एक ऐसी स्टेट पे लाना कि जब तक उसमें कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा है या फिर उसको रीसेट नहीं कर रहे हैं या फिर कोई बाहर से एक्शन नहीं हो रहा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं रुक जाएगा। तो वो काम होता है हॉल्ट का। नेक्स्ट आता है इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस। ये 22-23 में पूछा गया था 2 मार्क्स में। तो इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी कोई भी काम हो रहा है उसमें हमने बीच में डिस्टर्बेंस कर दिया, तो वही इसका काम होता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर चल रहा है, बीच में रनिंग प्रोग्राम है, उसके बीच में जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो किसी और टास्क, किसी और चीज़ को मिल गया, तो वो जो चीज़ है वही इंटरप्ट कहलाती है। ओके, और ये कहाँ से आ सकता है, ये कोई एक्सटर्नल भी हो सकता है और ये इंटरनल भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो 3 होते हैं इसके, रीसेट, ट्रैप और INTR। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो रीसेट और ट्रैप की होती है, नेक्स्ट जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो INTR की होती है। रीसेट का मतलब क्या होता है, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनको ना इनिशियल वैल्यू पे लेकर चला जाता है या फिर स्टैंडर्ड लोकेशन पे लेकर चला जाता है, रीसेट कर देता है कुल मिलाकर। ओके, ट्रैप को हम लोग इंटरनल इंटरप्ट भी बोलते हैं, यानी कि ये डिवाइस की वजह से होता है, बाहर से नहीं आता है कहीं पे। इसमें क्या होता है, रजिस्टर का ओवरफ्लो हो जाना, या फिर पता चला हमने किसी नंबर को D0 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से कोई नंबर डिवाइड तो होता नहीं है, वो इन्फिनिटी चला जाता है। तो इस केस में ये ट्रैप में फंस जाता है ये, और ये एक तरीके से इंटरप्ट ही है। ये इंटरप्ट तब परफॉर्म होता है जब हमें कोई इमीडिएट टास्क परफॉर्म करना है। तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल तुरंत प्रोसेसर को भेजेगा कि हमें इमीडिएट एक्शन लेना है। ठीक है, ये मास्केबल है। मास्केबल यानी कि इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं CPU की मदद से। ठीक है, मीन्स इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। ओके, अभी तक हमने जान लिया कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है, किस टाइप के प्रोग्राम कंट्रोल है, ये सब जान लिया। अब प्रोसेसर के अंदर का इंस्ट्रक्शन सेट कैसा होता है, इसका डिज़ाइन कैसा होता है। तो बेसिकली 2 तरीके हैं इसको डिज़ाइन करने के, रिस्क और सिस्क, यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये पहले आया था और रिड्यूस्ड वाला बाद में बना। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ये 16-17 और 22-23 में भी पूछा गया है, रिस्क एंड सिस्क का डिफरेंस। तो सिस्क बेसिकली क्या करता है, ये
सिंगल इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। ओके, एक बार में करेगा, मतलब पहले लोडिंग कर देगा, इवेल्युएट करेगा, स्टोर करेगा, तो मीन्स ये एक बार में सारा काम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रिस्क क्या करता है, ये हार्डवेयर को सिंप्लीफाई कर देता है, स्मॉल स्मॉल मीन्स छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स ये एक बार में काम नहीं कर रहा है, ये इसने ऑपरेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फ्यू इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो वेरिएबल होती है, बार बार चेंज होती रहती है। इसमें इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो फिक्स रहती है। ये हार्ड वायर भी हो सकता है और माइक्रो प्रोग्राम भी हो सकता है। ये हार्डवेयर कंट्रोल होता है। ओके, इसमें कम रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है, इसमें ज़्यादा रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है। ये कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स का यूज़ करता है, ये सिंपल एड्रेसिंग मोड्स का यूज़ करता है। इसमें पाइपलाइनिंग कम चाहिए, ये अब पाइपलाइनिंग हम पढ़ेंगे क्या होता है। पाइपलाइनिंग में बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल टास्क जो है वो पैरेलली परफॉर्म हो रहे होते हैं। सपोज करो यहाँ पे एडिशन चल रहा है तो पता चला यहाँ पे सब्ट्रैक्शन चल रहा है, पता चला यहाँ एडिशन चल रहा है, सब्ट्रैक्शन, तो मीन्स मल्टीपल टास्क साथ में परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो पाइपलाइनिंग का केस है, अभी पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मल्टीपल साइकिल इंस्ट्रक्शंस होती है, यहाँ पे सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस होती है, बस लोडिंग और स्टोरिंग को छोड़ के। नेक्स्ट इज ALU दोनों रजिस्टर रेफरेंस का यूज़ करता है, मेमोरी और रजिस्टर रेफरेंस बोथ। यहाँ पर ALU सिर्फ रजिस्टर ऑपरेंड्स को यूज़ करता है, मेमोरी रेफरेंसिंग सिर्फ लोडिंग और स्टोरिंग के केस में अलाउड होती है। कैलकुलेशन के लिए सिर्फ ALU यूज़ करता है। कैलकुलेशन के लिए सिर्फ ALU रजिस्टर ऑपरेंड्स का यूज़ करता है। अब हमें CPU की अगर परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो जो हार्डवेयर्स हैं उनमें फास्टर सर्किट लगा दें जिससे वो जल्दी जल्दी काम करें, या फिर हार्डवेयर इस तरीके से अरेंज करें कि वो एक बार में ज़्यादा ऑपरेशन कर पाए, एक टाइम पे एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए। लेकिन हार्डवेयर की स्पीड लिमिटेड होती है, उसको ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। ओके, और कॉस्ट भी बहुत आई है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम हार्डवेयर को अरेंज कर दें, ये हमारे लिए ऑप्शन अच्छा है। तो इसी के कॉन्सेप्ट से आता है पाइपलाइनिंग। ओके, ये 2023-24 में पूछा गया था। अब हम CPU की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डवेयर का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से कर देते हैं कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस चल रही होती हैं एक टाइम पर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि जो फेचिंग और एग्जीक्यूटिंग है, ये दो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं, ये लगातार परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक फेच हो रहा है, दूसरा एग्जीक्यूट, फिर दूसरा फेच, फिर एग्जीक्यूट, फिर फेच, फिर एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। जो कंप्यूटर को एक साइकिल जो है वो कंट्रोल करती है, उसका काम क्या होता है कि एक साइकिल क्लॉक के अंदर उसको इंस्ट्रक्शन का फेच भी कंप्लीट करना है और एग्जीक्यूट भी कंप्लीट करना है। सपोज़ इस इंस्ट्रक्शन में उसने इस साइकिल के अंदर इसका फेच भी कंप्लीट किया, एग्जीक्यूट भी कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट जब इंस्ट्रक्शन आया, जब तक इसका एग्जीक्यूशन हो रहा था तब तक इसको फेच कर लिया, फिर इसको एग्जीक्यूट कर दिया। जब तक इसका एग्जीक्यूशन हो रहा था तो उसने इसको फेच कर लिया, यानी कि साथ में चल रहा है काम। ओके, अब ये क्लॉक पल्स है, हमने यहाँ पर इनको सेगमेंट्स में बांटा गया है, जहाँ पे 2 रजिस्टर्स हमने दिए हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर, ओके, जिसमें फाइनल स्टोर हो रहा होगा। जब यहाँ से जैसे ही हम A1 B1 की वैल्यू देंगे, जब नेक्स्ट सेगमेंट आएगा वहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से एक और हमने C1 वैल्यू ले ली। अब जब हम जिस वक्त ये एग्जीक्यूशन चल रहा होगा उस वक्त इसने दूसरे A to B2 दे दिए होंगे। अब जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि जिस टाइम पे A to B2 का एग्जीक्यूशन हो रहा है और इनका एग्जीक्यूशन हो रहा है उस वक्त इसने A3 को डाल दिया, यानी कि जब तक ये दोनों परफॉर्म हो रहा है तब तक इसने इसको ले लिया। जब तक ये और ये कंप्लीट हो रहा है इसको ले लिया इसने। तो ऐसे करते करते वो एक स्टेप आगे चल रहा है। जैसे ही इसको फेच किया तो उस वक्त इन तीनों को एक्सेस कर रहा होगा, इनको मल्टीप्लाई कर रहा होगा, इसको फेच कर रहा होगा और यहाँ पे पिछले वाले को ऐड कर रहा होगा। फिर इसी को जब आगे बढ़ाएगा, इसको जब आगे बढ़ाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा तो फिर नेक्स्ट को फेच करेगा,
ऐसे ही सब इसको आगे बढ़ाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा तो फिर नेक्स्ट को फेच करेगा, यानी कि फेच एग्जीक्यूशन साथ साथ चल रहा है। एक का फेच हो रहा है, दूसरे का फेच हो, मतलब एक एग्जीक्यूट हो रहा है, एक फेच हो रहा है, एक एग्जीक्यूट हो रहा है, एक फेच हो रहा है। तो ऐसे करते करते प्रोसेस चल रही है। पाइपलाइन की भी क्लासिफिकेशन है। पहला अर्थमेटिक पाइपलाइन, जिसमें हम ALU के ऑपरेशंस को सेगमेंट कर देते हैं सेम इसी प्रोसेस की तरह। देन प्रोसेसर पाइपलाइन, इसमें क्या होता है, जो सेम डेटा स्ट्रीम है, मीन्स सेम जो डेटा जा रहा है, डेटा स्ट्रीम का मतलब जो डेटा फ्लो है सेम, उसको हमने फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया है, किसके, प्रोसेसर के, एक किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इसमें भी हमने क्या किया, जो इंस्ट्रक्शंस का जो स्ट्रीम है, यानी कि जो पूरा फ्लो है, जहाँ से पूरा इंस्ट्रक्शंस का बल्क आ रहा है, उसको उसने क्या किया, करंट इंस्ट्रक्शन से ओवरलैप कर दिया। यानी कि जब तक एक का इंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रहा है, दूसरा फेच कर रहा है, फिर एक आगे बढ़ रहा है तो फेच कर रहा है, तो ऐसे सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के दो पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर कंट्रोल, हार्डवायर्ड कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम्ड के दो पार्ट हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नैनो इसका पार्ट नहीं है, बट वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा होता है वो सीधे जाता है लॉजिक सर्किट में। लॉजिक सर्किट ही पूरा काम परफॉर्म करता है। ओके, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो जाता है माइक्रो एड्रेस जनरेटर के पास, जो एड्रेस जनरेट करता है, फिर माइक्रो प्रोग्राम काउंटर के पास जाता है, फिर जाता है कंट्रोल स्टोर पे, जहाँ से आना जाना होता है इसका। तो यहाँ पे मतलब माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज़ की है, इसमें कोई ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं यूज़ हुई है। हार्ड वायर्ड कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। जो हार्ड वायर्ड है वो सिग्नल कैसे जनरेट कर रहा है, लॉजिक सर्किट के थ्रू, जैसा कि मैंने बताया। माइक्रो प्रोग्राम में माइक्रो इंस्ट्रक्शन के थ्रू कर रहा है। जो हार्ड वायर्ड है वो फास्टर होता है। माइक्रो प्रोग्रामिंग करने की वजह से स्लो हो जाता है, क्योंकि ये वेरियस प्रोसेसेस से होकर आ रहा होता है। लेकिन हम बात करें इसकी, तो ये लेस फ्लेक्सिबल है, यानी कि फिक्स टाइम में होता है, उसको मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट है। इसको मॉडिफाई करना आसान है, और ये फ्लेक्सिबल भी, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा है। इसमें लिमिटेड इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, मीन्स उसको कम करता है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स को भी सपोर्ट करता है। ये रिस्क प्रोसेसर का यूज़ करता है, यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट का, और ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट का, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है। मेमोरी यहाँ पे यूज़ नहीं होती, यहाँ पे कंट्रोल मेमोरी का यूज़ करते हैं, यानी कि रैम और रोम को किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। स्मॉलर साइज़ है इसका, कॉस्ट कम है। इसका लार्ज साइज़ है लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इसको डीबग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर वाला सिस्टम है, क्योंकि हार्डवेयर में डीबग करना बहुत, मतलब यहाँ पे डीबग करना डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर डीबग और टेस्ट करना आसान है, क्योंकि नॉर्मल प्रोग्रामिंग है। मेंशन नहीं किया, बट ये भी पूछा था एक बार किसी PYQ में, मैंने देखा था। तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इसके 4 मेथड्स होते हैं। एक स्टेबल टेबल मेथड, एक डिले एलिमेंट मेथड, एक सीक्वेंस काउंटर मेथड और एक PLA मेथड। स्टेबल टेबल मेथड में क्या होता है कि हार्डवेयर को मिनिमाइज़ करना है, और ऐसा एक टेबल बना देना है जिसमें ट्रांजिशन हो रहा हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन, यानी चेंज हो रहा हो। तो ऐसा हमें कंट्रोल का पूरा टेबल बनाना है। डिले एलिमेंट मेथड में क्या होता है कि 2 सिग्नल्स जो जा रहे हैं उनके बीच में छोटा सा डिले होना चाहिए। ओके, मतलब थोड़ा सा गैप होना चाहिए, एक सिग्नल जा रहा है, थोड़ा रुक के फिर दूसरा सिग्नल जाना चाहिए। सीक्वेंस काउंटर में क्या होता है, टाइमिंग सिग्नल्स के लिए, टाइमिंग पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर चला देते हैं कि काउंट करने के बाद इतने बाद दोबारा से फिर ऐसा हो नहीं। यहाँ पे ना काउंटर का यूज़ होता है, यानी कि एक तरीके का लूप जैसा चलता है यहाँ पर टाइमिंग पर्पस के लिए। PLA मेथड में प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे यूज़ होती है कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। ओके,
जैसे प्रोग्राम काउंटर पीसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता था, ऐसे ही जो माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर है वो नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है कि कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है। इसी की प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसके दो, अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के दो पार्ट्स हैं। कंट्रोल मेमोरी जिसमें रैम या रोम आ जाता है, ओके, और रजिस्टर्स भी आते हैं यहाँ पर, और दूसरा आता है एक ऐसा सर्किट जो नेक्स्ट एड्रेस को सिलेक्ट कर रहा होगा, और ये काम कौन करता है? माइक्रो सीक्वेंसर। इसके फॉलोइंग एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, मीन्स ये क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कर सकता है ये जो भी प्रेजेंट एड्रेस होता है कंट्रोल मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर, उसको इंक्रीमेंट कर देता है। जैसे उसका काम ख़त्म इंक्रीमेंट कर देगा, तो वो करता है। और जो भी कंट्रोल है वो नए एड्रेस को दे देता है अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स आया हुआ है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ओके। देन ये जो भी सब रूटीन कॉल, जैसे पहले हमने पढ़ा था, जो सब रूटीन कॉल्स हैं और रिटर्न्स हैं उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी वो काम यहाँ भी होता है। और ब्रांचिंग का भी काम करता है। जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन है उसकी फील्ड में अगर कोई एड्रेस है तो उसको भी स्पेसिफाई करने का काम ये करता है। तो ये था, ये है ब्लॉक डायग्राम जहाँ पर दिस पार्ट इज माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ब्रांचिंग के थ्रू यहाँ आएगा, जो भी ऑप कोड है वो इसके थ्रू आएगा, और एक्सटर्नल यानी कि इनपुट आउटपुट से अगर कुछ भी आ रहा है इंस्ट्रक्शन तो वो यहाँ के थ्रू आएगा, ओके। हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, इसमें क्या होता है, जो भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं उसको डिकोडेड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जो कि 1 बिट होगा पर सिग्नल। अगर 53 कंट्रोल सिग्नल है तो 53 बिट्स होंगे, 63 है या 64 है, 1 है, 2 है, जितना भी है उतने बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें लॉन्गर कंट्रोल वर्ड्स आते हैं, कंट्रोल वर्ड्स यानी कि 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये पैरेलल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे हमें साथ साथ में 2 काम करने हैं। इट अलाउज हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, यानी कि कितने नंबर ऑफ जो प्रोसेसेस हैं वो एक टाइम पर हो सकते हैं, तो वो डिग्रीज की हाई रहती है, मीन्स ज़्यादा फंक्शंस को ये एक बार में परफॉर्म कर सकता है। रिक्वायर नो एडिशनल हार्डवेयर, इसके लिए कोई एडिशनल डिकोडर की ज़रूरत नहीं पड़ती जनरली। ये वर्टिकल प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फास्टर होता है और फ्लेक्सिबल भी है, इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्टिकल प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर सिग्नल्स को एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में लिखा जाता है, यानी कि वहाँ पर डिकोडेड था, यहाँ पर एनकोडेड है, यानी कि यहाँ पर एनकोड किया जाता है। एनकोड करना मतलब बाइनरी में कन्वर्टेड पार्ट लेते हैं, मतलब जो बाइनरी में कन्वर्ट किया गया हो, और डिकोडेड का मतलब होता है बाइनरी से कन्वर्ट करके नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना, तो वो वहाँ पर होता है। अब यहाँ पे n सिग्नल्स के लिए log 2n बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं, वहाँ पर जितने सिग्नल्स उतने बिट्स, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पर log 2n बिट्स चाहिए होती हैं। ये शॉर्टर कंट्रोल वर्ड्स को सपोर्ट करता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है, ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें लोअर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म है, यानी कि यहाँ पर पैरेललिज्म बहुत कम देखने को मिलता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी कम चांसेस है कि पैरेलल मिले, पैरेलल टास्क परफॉर्म होने के चांसेस कम है। इसमें एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें यहाँ पे डिकोडर चाहिए होता है जो कि कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करे, इसीलिए यही टास्क की वजह से ये स्लोअर होता है हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम से, और ये थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल है हॉरिजॉन्टल से, बट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है देन हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। सो दिस वॉज यूनिट 3, जहाँ यहाँ पर यूनिट 3 कंप्लीट होती है। सो अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 4। थैंक यू।